पूरा का पूरा जो पेपर है वो 900 मार्क्स का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डर है मैथ्स का। अगर आप 9th और 10th एनसीईआरटी पढ़ लें तो बिल्कुल ये एक बिल्कुल श्योर है कि 20 क्वेश्चंस आप कर लोगे। फिजिक्स अगर आप लोगों ने 9th और 10th की अच्छे से पढ़ ली तो मुझे लगता है ये बच्ची ये ना सोचे कि मैं तो फिजिक्स पढ़ा ही नहीं। भाई 9th 10th की आ गई, 12th की नहीं आएगी, इसलिए डरना नहीं है। बीच बीच में अपने आप को चेक करने के लिए जो हम लोग पेपर करते हैं ना, ये चेकिंग, कि हम सोच रहे थे हम अच्छे हैं लेकिन हम अभी थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। देखो एक सिंपल सा एक वीडियो आपके सामने, ये इसलिए कि एनडीए की स्ट्रेटजी सिंपल किसकी, जीएटी की। ओवरऑल जैसे जीएटी पढ़ते हैं ना हम लोग ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में जीएटी का पूरा पोर्शन कितने सब्जेक्ट आते हैं, जीएटी के सेक्शन कितने आते हैं, एक सेक्शन जीएटी आपका होता है। देखो एनडीए के दो पेपर में पहला पेपर मैथ्स का, दूसरा पेपर किसका, जीएटी का। जीएटी में आपके जो मैथ्स का सेक्शन वो 300 नंबर का है और जो जीएटी का पोर्शन वो 600 मार्क्स का है। मोस्टली जिससे हम लोग देखते हैं ना कि नॉर्मली क्लास में कि सब बच्चे पूछो क्या पढ़ रहे हैं, मैथ, सुबह पूछो क्या मैथ, शाम को पूछा क्या मैथ्स ही लगा रहे हैं। मतलब कि पूरा का पूरा जो पेपर है वो 900 मार्क्स का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डर है मैथ्स का। ये मतलब मान लिया एनडीए इक्विवेलेंट मैथ, जबकि ऐसा नहीं है। एनडीए में मैथ्स का जो आपका जो एरिया है उसमें मोस्टली बच्चे, जैसा आपने देखा एनडीए के मोस्टली बच्चे पीसीएम ग्रुप के होते हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए तो आर्ट और कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, लेकिन जनरली सभी मैथ्स के हैं। तो उनके लिए मैथ्स पर उतना डर, शायद वो उतना उनके साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में बैठ गया है नहीं। जबकि आप देखो अगर पूरी ओवरऑल मेरिट जो बनती है वो जीएटी और मैथ्स को दोनों को मिला के बनती है, और मैथ्स से 2 टाइम्स ज़्यादा जो एरिया है मार्क्स का टोटल वो है जीएटी का, 600 मार्क्स। अगर आप पूछो किसी बच्चे से कि मैथ्स जितना उसने दिन में लगाया उससे हाफ टाइम भी वो जीएटी को नहीं देते। मतलब ये कह सकते हैं है प्योरली वो किसके, साइंस बैकग्राउंड के। और वो जो हमारा जीएटी है उसमें कुछ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट भी आते हैं, लेकिन उस पर उनका कोई भी प्रेशर नहीं रहता है, उस पर कोई उन पर दिमाग नहीं रखते। जो स्मार्टली तैयारी करते हैं वो जीएटी पे भी काम करते हैं इक्विवेलेंट, जैसे कि मैथ्स पे कर रहे हैं, क्योंकि जीएटी में मैथ्स दोनों मिलाकर ही आपका रिजल्ट बनेगा। अगर रिजल्ट बन भी गया, आप मैथ्स में पास हो गए, जीएटी में आपने कम स्कोर किया, तो शायद आप मेरिट आउट हो जाए। तो आपको एक मेरिट इन होने के लिए सिंपली आपको मैथ्स में भी फोकस करना है और जीएटी में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी करोगे तो जितना टाइम आप अलग देते हो ना मैथ्स की प्रैक्टिस वगैरह सब मिलाकर, उससे कम भी अगर दोगे तो 2 टाइम्स ज़्यादा आप स्कोर अच्छा कर पाओगे। अगर आपने मैथ्स में 200 आपको 150 मार्क्स या 200 मार्क्स कर लिया आपने, तो जीएटी में 450 मार्क्स तो आप इजीली कर लोगे, जितना मैथ्स में टाइम दे दो उससे भी कम टाइम में। अब उसकी पूरी तैयारी कैसे, एक पूरा हम पैटर्न सीख लेंगे करके कि कैसे कैसे इसमें सब्जेक्ट आते हैं। देखो जितना भी आपका नोटिफिकेशन है उसका जो डिवीज़न है ये है, ठीक। डिवीज़न में क्या है, तो डिवीज़न में ऐसा कुछ जीएटी का स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन पहले देखते पूरा एग्जाम कैसे पैटर्न पे होता है ना। तो पैटर्न ये है पूरा एग्जाम का आपका, ये सिलेबस जैसे हम लोग शुरू में पढ़ते तो आपके नोटिफिकेशन आता ना एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में कि एनडीए का फॉर्म आउट हो गया, तो उसमें दिखाया था सब्जेक्ट पहला पेपर क्या है, मैथ्स का, और दूसरा आपका है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो आपके 2.5 आवर 2.5 आवर मतलब टोटल 5 आवर्स। टोटल मार्क्स कितने हो गए 900, और जो आपके 900 मार्क्स के एसएसबी होगी, लेकिन ये तब होगा जब रिटन होगा तब। तो यहां पे इतना फोकस रहता है कि इसको भूल जाते हैं लोग, यहां पर आप फोकस नहीं करते। दूसरा, आप जब यहां पढ़ते हैं तो उसमें जीएटी में क्या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना इसका कोई आपको विशेष नहीं। आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है जीएटी में किसका है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो एक लैंग्वेज का ही है, उसमें 50 क्वेश्चन। हम यहाँ 50 क्वेश्चन से ज्यादा क्या देखेंगे, 50 × 4। अकेले इंग्लिश 200 नंबर रखती है अपने पास, 200 मार्क्स। और अगर आप देखेंगे इंग्लिश के बाद अगर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट है पूरे जीएटी सेक्शन में तो क्या है, साइंस का। और साइंस में भी आपके 20-25 मार्क्स की आती है फिजिक्स, 1-2 नंबर का भाई 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट आती है केमिस्ट्री, और फिर थर्ड आती है जनरल साइंस, जिसमें आप बायो के क्वेश्चन देखते हैं। और उसके बाद अगर हम ह्यूमैनिटीज़ में जाए ना, तो सेकंड सेक्शन में ही जो आपका है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हो गए, सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन में सबसे बड़ा पार्ट किसका है, साइंस में फिजिक्स का। अब दूसरा सेक्शन कौन सा है जीएटी में जो ह्यूमैनिटीज़ का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, ज्योग्राफी होगा। फिर आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। ज्योग्राफी अप्रॉक्स आपका 20 क्वेश्चन के राउंड पूछते हैं, 18 to 20 हमेशा रेशो रहता है कि ज्योग्राफी से ही होंगे। आप उसके फिर बचे हुए क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होंगे, जिस पे आप काम कर पाएंगे। तो अब एक एक करके सीखो। देखो आपका जो पूरा करंट अफेयर्स है 40 मार्क्स का है, ये दिया मार्क्स में दिया गया 600 मार्क्स का ये बाइफरकेशन है।
जिसमें बड़ा पोर्शन किसका है, इंग्लिश का। इंग्लिश को भी डिटेल में जानेंगे कैसे पढ़ना है। तो ये 200 मार्क्स की इंग्लिश है। फिर उसके बाद 100 मार्क्स का क्या है, फिजिक्स है। और ये आपका केमिस्ट्री कितना है, 16 मार्क्स। 60 मार्क्स मतलब 15 क्वेश्चन अराउंड आएंगे। फिर जनरल साइंस कितना है, 40 मार्क्स का। फिर हिस्ट्री और उसके जो फ्रीडम मूवमेंट है, ये सारा एंशिएंट मिडिवल आप बना ले पूरा मॉडर्न तक, तो 80 मार्क्स। ज्योग्राफी के 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके करंट अफेयर्स के 40। मतलब इतना एक पूरा का पूरा 600 का है। तो आप यहाँ देखिए सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है, इंग्लिश पे फोकस। मतलब जीएटी के पोर्शन में सबसे ज्यादा इंग्लिश पे फोकस करना है। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होगी बता दूंगा मैं, लेकिन फोकस कहाँ है, इंग्लिश पर। इंग्लिश में कैसे ग्रामर पे करना है या कॉम्प्रिहेंशन पे करना है, रीडिंग स्किल बढ़ानी है, उसका भी बाइफर्केशन होगा। 200 मार्क्स में क्या ज्यादा आता है। फिर 100 में तो फिजिक्स आएगी। वो फिजिक्स कौन सी क्लास की आएगी, 9th और 10th की। अगर आप 9th और 10th एनसीईआरटी पढ़ लें तो बिल्कुल ये एक बिल्कुल श्योर है कि 20 क्वेश्चंस आप कर लोगे, बिना किसी हिचक के कर लोगे। केवल 9th और 10th की फिजिक्स पढ़नी होती है एनसीईआरटी की। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आप वही सेम चीज करोगे। अब जो लोग कहते हैं ना मैं तो ह्यूमैनिटीज का हूं, मुझे फिजिक्स कैसे पढ़नी, भाई 10th तक सबने पढ़ी है, 10th तक सबको पढ़नी होती है। उसके बाद आप डिसाइड करते हो मुझे पीसीएम में जाना है, मुझे पीसीएम भी पढ़ना, जो भी करना आपको आगे। अब आगे एक एक देखो, इंग्लिश में जो पूरा पोर्शन हम पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या होगा। ये इंग्लिश का जो पूरा आधा होता है ना 100 मार्क्स, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस है। और जो 100 मार्क्स हो किस पे बेस है, ग्रामर पे। अब सिंपल ग्रामर में क्या है, स्पॉटिंग एरर, क्लोज टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, या कभी कभी आपने एंटोनिम सिनोनिम देखा होगा। अब कहते हैं ये कैसे पढ़ेंगे, तो देखो ये एंटोनिम सिनोनिम आपने देखा 2014 में एक नया वर्ड आया था, सेल्फी। तो ये करंट अफेयर का वर्ड था। सेल्फी यूज होता था, मतलब अपनी ग्रामर में रहा होगा ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में, लेकिन सिंपल सी बात, जब उसको यूज में कब लेकर आए हम लोग, जब हमारे पास फ्रंट कैमरा वाले फोन आए, हमने एक फोटो खींचना शुरू किया। तो कहते हैं कैसी फोटो के बैक कैमरे सब खींचते थे, फ्रंट कैमरे से जो खुद की फोटो खींच ले उसी को क्या बोलते हैं। तो ये वर्ड आया, तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया। तो तुम्हारी जितनी भी एंटोनिम सिनोनिम की मैक्सिमम जो वर्ड होते हैं, वो रीडिंग स्किल अगर आपके पास है खूब सारी, और कॉम्प्रिहेंशन मतलब ऐसा नहीं हर जगह पैराग्राफ ढूंढो, रोज कम से कम 30 मिनट कहाँ देना है आपको, पेपर पढ़ो, जिससे कि आपका एक जो मैंने पोर्शन बताया ना करंट अफेयर्स, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम बच्चे कहाँ फंसते हैं करंट अफेयर्स में, क्योंकि सोचते हैं रीडिंग अलग है और करंट अफेयर्स अलग है। आप अपने पेपर को पॉइंट आउट करो। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये सीखना कैसे ग्रामेटिकल एरर को हम पकड़ लेते, कैसे नहीं पकड़ पाते। तो जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको एक आइडिया लग, जैसे हिंदी पढ़ते हैं हम लोग, वो खाना खाती होगी, ऐसा तो ये सही हो गया, राम खाना खाती होगी गलत हो गया। तो वैसे जो आप इतना सारा हिंदी बोल चुके हैं, सुन चुके हैं, कि आपको जैसे कोई गलत वर्ड आता है वो क्या हो जाता है, आप पकड़ लेते हैं। तो जैसे रीडिंग स्किल आपकी बढ़ती जाएगी ना, आपको एक जो स्पॉटिंग एरर वगैरह जो चीजें हैं, जो क्लॉज टेक्स्ट में आपको लगा कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे कौन प्रीपोजिशन फिट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, कौन सा सेंटेंस अच्छे से बना हुआ, क्योंकि आपके यहाँ PQRS भी आएगा। तो वो सब तभी आएगा जब आपने बहुत सारी बार किसी इंग्लिश में कोई चीजें क्या कर रखी होंगी, पढ़ी होंगी। वो चाहे आपका करंट अफेयर ही क्यों इंग्लिश का ना हो, इंग्लिश में अगर आप रोज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ टिक कर लेते हैं और उसी को पढ़ते हैं, तो एक तरीके से आपका वो भी सही हो गया, कॉम्प्रिहेंशन वाला स्किल, और साथ में करंट अफेयर्स भी हो गया। तो ये रेगुलर आदत में रहेगा। पहले 2 हफ्ते में आप सोचोगे आज ही पढ़ें, कल से मैं सब ज्ञान बांटने लगूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने लगूँ जाके कहीं पर, मैं न्यूज़ रिपोर्टर बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। आप उसको लगातार पढ़ते रहेंगे तो एक्चुअल में आपका कॉम्प्रिहेंशन और करंट अफेयर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। अब मैं पर्टिकुलर करंट अफेयर पढ़ने के लिए कहूँ, मैं 20-20 4-4 घंटे की 20 क्लासें ले लूँ, आपको बहुत सारी क्लासें दे दी, उसमें मैंने 5000 क्वेश्चन पढ़ा दिए, उसमें 5 क्वेश्चन मिल गए, तो क्या हुआ ये क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई फिक्स नहीं ना, कहाँ से आएगा। बाकी सब्जेक्ट जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, इसमें फिक्स इतने टॉपिक आएंगे, इसी से क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर्स का कोई और छोड़ नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली काम करना है कि जब आप रीडिंग स्किल में कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई पैराग्राफ चूज करें, तो कोशिश करें वो क्या हो, वो करंट अफेयर्स भी हो और आपका कॉम्प्रिहेंशन में भी काम करे। जैसे आज देखा होगा कि आपने नई नई न्यूज़ पढ़ते होंगे, हमारे CGI के CGI इंडिया के क्या हुए, उन्होंने ओथ ली। तो आप CGI ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उनके साथ उनका नाम पढ़ेंगे, कौन है, इनके पहले कौन था, किसने ओथ दिलाई है, और इसके प्रोसीजर क्या होते हैं, इनकी मैक्सिमम एज मिनिमम एज, इसमें पॉलिटी भी तैयार हो गई, न्यू CGI का नाम भी पता चल गया, और आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कर लिया। तो ये 3 तरीके से थोड़ा स्मार्टली काम करना है। फिर ये हो जाएगा आपका इंग्लिश में जो 50% ग्रामर वो आप क्लास में सीख रहे होंगे, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेहतर आ जाएगा, राइट। फिर आते हैं जो आपका करंट अफेयर्स के बाद ज्योग्राफी जो सबसे मेन है, उसके बाद जो फिजिक्स का सेक्शन है वो भी ये 25% कैरी करता है।
इसका पूरा डिटेल सिलेबस हम लोग आपको बताते हैं कि इसमें फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते होगे। और ये शायद मुझे लगता है कि आप अगर पूरी की पूरी किताब उठा लोगे तो आपको दिख जाएगा उसमें क्या। जैसे पहला वाला सेक्शन क्या था, ये इंग्लिश का था, जिसमें एक सेक्शन पार्ट है, इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं 200 मार्क्स। और इसमें दिया हुआ बिल्कुल कोई सिलेबस का टॉपिक नहीं दिया है। यहाँ दिया वेरियस लाइक ग्रामर हो गया एंड यूजेस क्या है उसके, वकैब हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया और ये सारी चीजें, मतलब पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं। दूसरा टॉपिक में क्या है, ये आपका 400 मार्क्स का दूसरा सेक्शन बी होगा। पहला सेक्शन 200 ना, दूसरा हो गया 400 का, जिसमें क्या होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, कहीं बायोलॉजी नहीं लिखा हुआ है, या पर्टिकुलर कोर बायोलॉजी पढ़ने में चले जाना। जनरल साइंस लिखा हुआ, सोशल स्टडीज है जिसमें आप पढ़ते हो ज्योग्राफी, और इतना पूछा जाएगा साथ में कुछ। ये आपकी ऑफिशियल जो हमारी साइट है ना, जो यूपीएससी, उस पर दिया हुआ सिलेबस है, इसमें एक एक वर्ड की वैल्यू रहेगी। अब देखो यहाँ पे ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है, टॉपिक मेंशन आर नॉट टू बी रिगार्डेड एग्जॉस्टिंग एंड क्वेश्चन ऑन टॉपिक सिमिलर नेचर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन सिलेबस। कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, ये मतलब यही पूछेंगे। अब फिजिक्स के इतने क्वेश्चन है, ये आपने शुरू में पढ़ा होगा, वेट, मास, वॉल्यूम। लास्ट शायद मुझे याद हो, सही बताओ कि आपसे पूछा गया, बताओ वेट का मास, वेट की यूनिट, मास की यूनिट, प्रेशर की यूनिट को मैच कराने के लिए आया। तो ये कितने, क्या 12th के लेवल का है क्या फिजिक्स? ये बहुत 9th 10th की ही फिजिक्स है जो यहाँ पर सब लिखा वही पूछा गया। तो जो लिखे टॉपिक, इन्हीं की यूनिट पूछ ली गई थी। तो ये जो टॉपिक लिखे, इनको आप मास्टर हो जाएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक। और ये पूरा आपका केमिस्ट्री का भी लिखा है यहाँ पे, जो केमिस्ट्री में आने वाला है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके जो नेचर वगैरह है। और साथ में आएगा तीसरा जो सेक्शन सी होगा, वो क्या होगा, सेक्शन सी जनरल साइंस का होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरल साइंस में पहला आपको पढ़ना होगा लाइफ सेल्स, ये पढ़ते हो, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये पूरा कोर बायोलॉजी नहीं है, जनरल साइंस का सेक्शन है ना, ये इतना ही पढ़ना। मिट्योर, कॉमेट का सोलर सिस्टम कहाँ पढ़ते हो, वहाँ ही पढ़ोगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फूड भी पढ़ोगे, सारा कुछ पढ़ोगे। तो ऐसा नहीं कि आप फिर ज्योग्राफी में पढ़ोगे, वहाँ भी है। और फिर सेक्शन आता है कौन सा, हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट का, जिसमें आपको एक पूरा एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, और कभी कभी वर्ल्ड हिस्ट्री भी, कि बताओ जो संडे की ब्लड जो रेवोल्यूशन हुई थी वो कहाँ, किस देश से है। आपको दुनिया भर की जो इंपॉर्टेंट जो हुई ना, उसको भी पूछा जाएगा। और यहाँ पे एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आप पढ़ते हो ना, इंपॉर्टेंट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब आप रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हो ना, वो सारा कुछ भी यहाँ पर। पंचायती राज, कोऑपरेटिव कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सारा आपका इस सेक्शन में रहेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके किसमें, आर्ट साइड वाले सब्जेक्ट में आओगे ना, ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में ये सिंपल आप कह सकते हैं, अगर मैं 11th और 12th की आपको एनसीईआरटी कह दूं पढ़ लो, तो आपके अगर इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे तो 15 आराम से कर लोगे, ठीक। 15 आपके इजीली हो जाएंगे। और टॉपिक सिंपल, यही टॉपिक एज इट इज, मतलब इसके जो अंदर के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते ही हैं, वो सारा कुछ आपका यही डायलॉग रहेगा। अब चलते हैं कैसे पढ़ेंगे, तो पूरा सिलेक्शन होने का मटेरियल कहाँ से मिलेगा। देखो सिलेक्शन मटेरियल समझो यहाँ पे है। आपको मैंने बताया कि आपको कितने, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 के हमने इसमें कर ली कि हमको मिलेंगे एक तरीके से, मान लो 600 मार्क्स हमारे यहाँ पे जीएटी में होने वाले हैं। और हमको सिलेबस में देखना, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन होंगे 50, और 50 में आपको पता चल गया बाइफर्केशन क्या होगा। अगर 50 में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए तो ये सही होने चाहिए, इतना तो हम लोग कर लेंगे। और बात करते हैं कि ज्योग्राफी, अगर हमारा यहाँ पे आया सेक्शन भी, इसमें हम लोग यहाँ फिजिक्स पढ़ना है। और फिजिक्स अगर आप लोगों ने 9th और 10th की अच्छे से पढ़ ली, तो मुझे लगता है ये बच्ची ये ना सोचे कि मैं तो फिजिक्स पढ़ा ही नहीं। भाई 9th 10th की आ गई, 12th की नहीं आएगी, इसलिए डरना नहीं है। 20 क्वेश्चन तो आप कर लोगे अप्रॉक्सीमेटली। और कहीं केमिस्ट्री आती है, कितने क्वेश्चन, कितनी आ जाएगी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अप्रॉक्स आते हैं कितने, 10 क्वेश्चन कर लो, ठीक। 10 कर लोगे, 15 आते हैं, 10 कर लोगे, आते कितने हैं 25, आते कितने यहाँ पे 50, और इसके आते कितने 15, 10 कर लोगे। और अगर जनरल साइंस आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, नॉर्मली आप थोड़ा अवेयर बच्चे हैं, तो आप कितने कर लोगे बताओ, 5 से 6 क्वेश्चन कर लोगे, मान लो 6 कर लोगे, 60% तो कर ही लोगे ना। अब बचा कौन सा, ज्योग्राफी वाला हिस्सा, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 15 तो कर लोगे, 20 अप्रॉक्स आते हैं इसमें। अब बचा कौन सा, करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन आते हैं। इसको पढ़ने के लिए स्पेशलाइज कहीं अलग से मत पढ़ना, नोट्स तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, दुनिया भर के नोट्स हम लोग बनाते हैं, अपनी मैगजीन बनाते हैं, कंटेंट देते हैं। बस आप उसको बार बार क्या करो, बस ये नहीं कि हमने पढ़ाया फिर आप अपनी फेयर बनाने लगे, बनाइए लेकिन जब टाइम हो तब। तो यहाँ पे मान लो कितने क्वेश्चन सही हो गए तुम्हारे करंट अफेयर के, 5। अब बचे कितने क्वेश्चन, यहाँ पे हो गए 20, 10, 30 हो गए, 20 क्वेश्चन बचे आपके किसमें, हिस्ट्री, पॉलिटी और सब मिलाकर।
तो 20 में मुझे लगता है 12 क्वेश्चन तो कर लोगे, वो कर लोगे ना। अब इतना करने के बाद तुम्हारे पास कितने मार्क्स हो जाते हैं, जरा जोड़ना है इसको। देखो 50 हो गया, 60, 66 हो गया, और ये कितना 76 और प्लस 81 और 86, और ये कितने हो गए, कितने हो गए 98 क्वेश्चन। अगर आप सही कर लेते हो 2.5 घंटे में एनडीए के पेपर में, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 392। और अगर आपने 100 क्वेश्चन मिनिमम 100 मार्क्स पा गए कहां पर आप, मैथ्स में, और 392 आपने यहां की, जबकि मैंने बहुत सारा स्पेयर आपके लिए छोड़ दिया, तो आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, और शायद ही आपको टॉप 100 मिले आए। कुछ नहीं करना, मतलब स्पेशली करना क्या है, मैंने कहा ना कि सिंपल, आपको मैं हर बार एक बार बताता हूँ ना कि आप कितना भी पढ़ लो, पता है पढ़ने के लिए बोला था, कितना ही पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उसमें क्या रखना कि आपको जो पेपर है आपका 5 घंटे का है, आप दिन में कितना देर पढ़ते हो, 5 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग पढ़ते तो हैं, जब कहा क्या करो, सुबह पढ़ रहे हैं मैथ्स, शाम को क्या पढ़ रहे हैं मैथ्स। एक चीज भूल जाते हो कि कंपटीशन में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करती है। आपने कहा मुझे 70% क्वेश्चन आ रहे हैं, 70% या 80% मुझे सिलेबस आ रहा था पूरा पेपर का, लेकिन सर टाइम खत्म हो गया। तो टाइम इसलिए खत्म हो गया कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो आप स्पीड भी देखो कि 2.5 आवर्स अगर आपका पेपर होगा तो 2.5 आवर में आप अपनी बेहतरीन एबिलिटी शो कर पाओगे कि नहीं। मैं जनरली आपको पहले ही बोल चुका हूँ, क्लास में ऑफलाइन में जब बच्चे हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम लोग जब भी किसी छोटी सी रेस की तैयारी करते हैं उससे 3 टाइम्स हम उसकी क्या करते हैं, प्रैक्टिस। अगर कोई आदमी 100 मीटर का स्प्रिंटर है, अगर आप देखेंगे हुसैन बोल्ट को, वो 9 सेकंड कुछ सेकंड में पूरा किए आपके माइक्रो सेकंड में, तो वो क्या हमेशा 100 मीटर की प्रैक्टिस करते हैं घर में, वो 10-10, 12-12 किलोमीटर की लंबी रेस भी दौड़ते हैं, इससे उनका स्टेमिना बिल्डअप हो। फिर वो आखिरी दिन, जिस दिन एग्जाम उनका आता है, जिस दिन को फाइनल देना होता है, जिस दिन अपने आप को चेक करते हैं, उस दिन केवल वो 9 से 10 सेकंड दौड़ते हैं बस। तो क्या सोचते हो 9-10 सेकंड देने वाला आदमी जो अपना टेस्ट, जिनका पूरा करियर 9 सेकंड का ही है, वो केवल 9 सेकंड ही दिन में प्रैक्टिस करता होगा, फिर 24 घंटे सोता होगा, 23 घंटे। वो लंबी प्रैक्टिस करता है। वैसे 5 घंटे का आपका एक्चुअल पेपर है सेम डे, 2.5 घंटे का एक, 2.5 घंटे का एक, तो आप कम से कम 3 घंटे प्रैक्टिस करें मैथ्स की। फिर एक बार 3 घंटे ऐसा जो आपको कमजोर है मैथ्स, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपका जीएटी कमजोर तो आपको क्या मजबूत करना है, जीएटी। अगर आपका मैथ्स कमजोर तो आपको क्या मजबूत करना है, मैथ्स। जिसका जीएटी मजबूत है वो जीएटी कम टाइम देगा, लेकिन देगा जरूर, क्योंकि उसको ज़्यादा काम नहीं करना है। आप ये सारे जो पूरा सिलेबस जब देखोगे ना तो आपको लग जाएगा आपको कहाँ कहाँ पे काम करना, कहाँ नहीं। जो लोग मॉक नहीं देते हैं टेस्ट देने के बाद, टॉपिक खत्म होने के बाद, वो मॉक भी दें, जैसे पता चले कमजोरी कहाँ पे है। क्योंकि सब देखो, हमसे झूठ बोल सकते हो, पेरेंट्स से बोल सकते हो, कुछ ना कुछ छिपा लेते हो, लेकिन कभी खुद से झूठ नहीं बोलोगे तो तुम फेल नहीं होगे। अगर खुद से झूठ नहीं बोल रहे हो तो तुम अपना उसी पे काम करो। आप पूछो, आप ये मत बताओ आपकी कमी क्या है, आप पूछो आपको ये नहीं आता, क्योंकि आपको पता है ना आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा है, आपकी स्पीड मिस्टेक ज़्यादा है, आपको फॉर्मूला नहीं आते हैं, आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना नहीं आता। ये सब कौन जानता है, असलियत कौन जानता है आपकी, आप खुद। आप उस पर काम करिए और उसी से अपने टीचर से क्या लें, गाइडेंस। तो मुझे लगता है कि 500 मार्क्स लाना बहुत ईजी, अगर आप स्मार्टली क्या करें, पढ़ें। बहुत बर्डन नहीं लेना है, बहुत ईजी है क्रैक करना। और ये बीच बीच में अपने आप को चेक करने के लिए जो हम लोग पेपर करते हैं ना, ये चेकिंग है कि हम सोच रहे थे हम अच्छे हैं, लेकिन हम अभी थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन कभी ये मत फील करना कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं ना अपनी जर्नी में। ये कॉन्फिडेंस के तौर पे क्या देखोगे, अपना प्रीवियस रिकॉर्ड, कि हम क्लास 1 से क्लास 12 तक पास हुए हैं ना लगातार हर साल। तो ये आपकी क्षमता है कि आप हर चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना, उस पर लगातार मेहनत और एक फोकस होकर कि यही काम करना, ठीक। तो ये बहुत ईजी है मेरे हिसाब से। इतना आपके लिए एक गाइडलाइंस बहुत प्रॉपर होंगी कि आपको कैसे क्या करना है, पढ़ाई करना, और किस सब्जेक्ट की कितनी वैल्यू है, उसी के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाए। मतलब जितनी जिसकी इमेज है उतना ही उसको रिस्पेक्ट देनी है। देखो सब लिखा 3% अगर डिफेंस स्पेसिफिक आप पढ़ना है तो उतना ही ध्यान देना करंट अफेयर्स में, डिफेंस कितनी न्यूज़ पढ़नी है, करंट अफेयर्स कितनी। तो ये पूरा आपको परसेंटेज देख के लग जाएगा किसको कितना हमें वैल्यू करना है। पता चला हमें ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगती है, पूरा दिन क्या पढ़ रहे हैं, जबकि उसकी पूरी एग्जाम में वैल्यू कितनी है, 10% की। अगर उसकी 10% की वैल्यू, उसको इज्जत भी कितनी देनी है। अगर 600 मार्क्स में 60 को नंबर ही आ रहे हैं उसके, तो 60 नंबर्स के ही काम करो उस पर। आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन एग्जाम क्वालिफाई, तो आपको स्मार्टली काम करना है। मैथ्स पे भी काम करो और जीएटी पे ज़्यादा काम करो, क्योंकि उसमें 600 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। तो ये हमारा आपसे रहेगा कि आप इतना करो ज़्यादा। मेरे हिसाब से शायद आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा ये। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक।
ओके, जय हिंद। बस एंजॉय करो।